हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ओनली सीबीएसई। मैं हूं शिवानी और मैंने शुरू किया था डेवलपमेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th के बच्चों का है। सो दिस इज चैप्टर 1 जिसमें मैंने अभी तक कवर किया था कि डेवलपमेंट होता क्या है और हम वो क्यों पढ़ रहे हैं। सो इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी डाल दिया है जो कि इससे मैंने लिंक भी किया है। तो एक बार इस वीडियो को देखने से पहले, पार्ट 2 को देखने से पहले आप प्लीज पार्ट 1 पक्का देखिएगा, तो आप कुछ चीजें ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। अब तक हमने समझा कि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम नहीं होता है। हर किसी इंसान के डिफरेंट गोल्स होते हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स। जैसे फार्मर के अलग गोल्स हो सकते हैं, एक स्कूल स्टूडेंट के अलग हो सकते हैं, एक डॉक्टर के अलग हो सकते हैं और एक बिजनेस पर्सन के अलग हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमें दिख ही रहे हैं लिखे हुए। प्लस मैंने इन डिटेल इसे समझाया भी है। ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इस चीज सिर्फ इनकम ही जरूरी नहीं होती, उसके साथ और भी चीजें जरूरी होती है, जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, गुड वर्किंग कंडीशंस, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ। बट अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमें कंपेयर करना हो कि दो कंट्रीज में से कौन सी कंट्रीज ज्यादा डेवलप्ड है। ये तो हम इंसानों के बीच में देख रहे थे कि किस तरीके से कौन ज्यादा डेवलप्ड है इससे पहले पार्ट में। अब द क्वेश्चन इज कि अगर हमें दो कंट्रीज को कंपैरिजन करना हो कि कौन सी ज्यादा डेवलप्ड है, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे। मतलब मान लो अगर इंडिया को हमें कंपेयर करना है किसी और कंट्री के साथ, जैसे कि नेबरिंग कंट्रीज ही ले लेते हैं, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसी से भी हमें कंपेयर करना हो तो हम कैसे करेंगे। हम किस बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे। क्या हम पॉपुलेशन पे करेंगे, क्या हम एरिया के बेसिस पे करेंगे, नंबर ऑफ सिटीज पे करेंगे, कि नंबर ऑफ स्कूल्स पे करेंगे, या इनकम पे करेंगे। सो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो जनरली इनकम को ही यूज करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सिर्फ टोटल इनकम देखना काफी नहीं होता, या होता है। ये एक प्रॉब्लम है। और इसी बात को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम अभी देखते हैं। ठीक है। हमारे पास है एक विलेज जिसको मैंने दिया नाम विलेज ए, और उसकी टोटल इनकम है 10 लाख, और उसकी पॉपुलेशन जो है वो है 100 ही लोग रहते हैं वहां पे। सेकंड, दूसरी तरफ आ जाता है विलेज बी जिसकी टोटल इनकम है 8 लाख और उसकी पॉपुलेशन है 40। अब मुझे ये बताओ कि कौन सा विलेज जो है इसमें से रिच है। विच विलेज इज रिच। बहुत से स्टूडेंट्स बोलेंगे विलेज ए। ऑब्वियसली वो हमें दिख रहा है कि टोटल इनकम उसकी ज्यादा है, 10 लाख है, क्योंकि अब ये हमें दिख रहा है कि उसकी इनकम ज्यादा है। बट आंसर यही सही होगा ये जरूरी है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और मैं इस चीज को अभी बताऊंगी, मैं अपने आप को प्रूव करूंगी भी। और इसी वजह से जो है इकोनॉमिक्स भी जो है वो टोटल इनकम को यूज नहीं करते हैं। सिर्फ टोटल इनकम ही यूज नहीं करते हैं वो एक स्पेशल मेजर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एवरेज इनकम और पर पर कैपिटा इनकम। अब हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखेंगे, मैं लिख के करूंगी। ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ये थोड़ा क्लिक होने में टाइम लगा रहा है। ओके। सो एवरेज इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय, वेट, सॉरी, ये मेजर मिस्टेक है, आई एम रियली सॉरी।
It's not total population, but it's total income of a country divided by total population. So ये एक फॉर्मूला है किसका? एवरेज इनकम का या पर कैपिटा इनकम का। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इससे ना, इस फॉर्मूले से आपको डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मैथ्स तो है नहीं, मैथ्स का चैप्टर तो हम कोई पढ़ नहीं रहे। सिर्फ एक कंसेप्ट है जो कि हमें समझना है। एक एवरेज इनकम है जो आपको बस समझनी है कि दो कंट्रीज को हम कंपेयर कैसे करेंगे, बिकॉज डेवलपमेंट जो है वो हम इन जनरल भी डिस्कस करते रहते हैं। हम कंट्रीज को भी ऐसे डिफरेंशिएट करते रहते हैं कि भाई ये ज्यादा डेवलप्ड है, ये नहीं है, बस ऐसे ही बातों बातों में। बट हमें पता भी होना चाहिए कि क्यों वो ज्यादा डेवलप्ड है, क्यों नहीं है ना। तो इसलिए बस हम ये पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हम पढ़ते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इधर पे ही हम इसको सॉल्व करेंगे इसमें। सो यहाँ पे ये है विलेज ए। ठीक है, विलेज ए को उसकी हम करेंगे एवरेज इनकम यहाँ पे सॉल्व ऊपर। इनकम है इसकी 10 लाख एंड इसकी पॉपुलेशन है 100। तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये हमारी एवरेज इनकम हो गई। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विलेज बी, जिसकी टोटल इनकम है 8 लाख डिवाइड बाय 40, और ये कट के हो जाएगा 20। तो इसकी आ जा रही है 20,000। ठीक है, अब कंपेयर करो इन दोनों को। इसकी है 10,000, इसकी है 20,000। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा डेवलप्ड है? क्योंकि वहां पे हर पर्सन के शेयर में जो जो है, विलेज बी जो है, उस उसमें हर पर्सन के हिस्से आ रही है 20,000 इनकम। वहीं हम देखें विलेज ए जो है, उसमें हर पर्सन के हिस्से में आ रही है 10,000 की इनकम। तो इनमें से ज्यादा डेवलप जो है वो है विलेज बी। अब ये जो हमने फॉर्मूला इधर पे यूज किया और इसके बेसिस पे हमने यहाँ पे कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि विलेज बी ज्यादा रिच है। ठीक है, और कंट्रीज भी जो हैं वो भी अपने आप उनकी भी कंपैरिजन इसी बेसिस पे करते हैं हम, कि एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम उनकी क्या है, उसके बेसिस पे हम उन्हें कंपेयर करते हैं। अब एक बोर्ड एग्जाम टिप है। अगर एक क्वेश्चन आएगा आपको, क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होगा, सॉरी, द क्वेश्चन इज व्हाई इज एवरेज इनकम यूज फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि एवरेज इनकम क्यों यूज की जाती है कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन कंट्रीज को, तो उसका आंसर हम क्या दे सकते हैं कि different countries have different populations. Therefore, total income alone cannot be used. Average income gives income per person and helps in fair comparison. इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आपको रट्टा मारना और सेम ही आंसर करना है, बट यू कैन आंसर इन योर ओन वर्ड्स। सो बेसिकली इसमें बोला जा रहा है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन हर किसी की अलग अलग होती है, और उनकी इनकम भी जो है वो अलग अलग हो सकती है। कोई बंदा 10,000 कमा रहा होगा, 40,000 कमा रहा होगा। तो हम इस तरीके से अगर उन सबको ऐड करें और उनकी पॉपुलेशन से डिवाइड करें, तो हर किसी के हिस्से में तो
एवरेज इनकम के हिसाब से अलग आंसर आएगा, राइट? और उसके बेसिस पे हमें कंपेयर करना होगा। और ये जो है एवरेज इनकम, वो एक साफ सा हमें क्लियर सा आइडिया देती है कि हर एक पर्सन के हिस्से में कितना जा रहा है, हर एक पर्सन के हिस्से में कितना इनकम जा रहा है, और वो कितना कमा रहे हैं, है ना? तो उसके बेसिस पे हम इजिली कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, हाउ डज वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई कंट्रीज? अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये वर्ल्ड बैंक है। अब मुझे इससे एक चीज याद आई, मुझे ये बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका आंसर जल्दी से टाइप कर दो। और इसका आंसर मैं पक्का लास्ट में, एंड में बताऊंगी, जब मैं वीडियो कंक्लूड करूंगी उस टाइम पे मैं बताऊंगी, ठीक है? सो जिनको आंसर्स पता है वो जिस नीचे जल्दी से कमेंट करके बताएं, और हम फिर देखेंगे कौन कौन सही है। सो वर्ल्ड बैंक जो है वो क्लासिफाई करता है पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर। सो जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होती है, उन्हें जनरली रिचर कंट्रीज माना जाता है। और जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम कम होती है, उन्हें पुअरर कंट्रीज माना जाता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ जाती है, और एनसीईआरटी जो है इसी प्रॉब्लम पे फोकस करता है। ये तो हमने इनकम वगैरह देखा, आगे हम देखते हैं क्या चीज है। मैं आपसे इससे पहले एक और क्वेश्चन पूछूंगी कि मान लो दो कंट्रीज हैं, और दोनों की एवरेज इनकम जो है वो एग्जैक्टली सेम है। सर क्या दोनों एवरेज इनकम अब सेम आ गई, ठीक है? पॉपुलेशन जो भी है, टोटल इनकम जो भी है, बट एवरेज इनकम सेम आ रही है। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना, डिवाइड करके आंसर सेम सा आ रहा है। तो अगर वो दोनों सेम हो गई, तो क्या वो इक्वली डेवलप्ड हैं? क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम से डिसाइड नहीं होती, और ये चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है कि सब कुछ इनकम ही नहीं होता, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये एग्जाम्पल, ठीक है? यहाँ पे है विलेज एक्स एक जगह, और एक जगह है विलेज वाई। दोनों की सेम इनकम है, ठीक है? आई ऑलरेडी मेंशन साइड में कि सेम इनकम है। बट द थिंग इज, जो विलेज एक्स है उसके पास है गुड स्कूल्स, हॉस्पिटल फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, नियर बाय सब कुछ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर आ रहा है, रोड्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी खासी आ रही है वहां पे। बट दूसरी तरफ है विलेज वाई, जहाँ पे बेकार स्कूल्स हैं, अच्छे खासे नहीं है वहां पे, टीचर्स आ रहे नहीं आ रहे, कुछ है ही नहीं टीचर्स वहां पे, ऐसा कुछ चलता है। हॉस्पिटल्स भी नियर बाय है ही नहीं, बहुत दूर जाना पड़ता है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं है, अनसेफ है ड्रिंकिंग वाटर। रोड्स बिल्कुल बेकार है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। अब बताओ, क्या दोनों विलेजेस इक्वली डेवलप्ड है, बीइंग सेम इनकम? और ये सब चीजें देख के आपको क्या लगता है? मतलब बिल्कुल भी नहीं ना। और इसी वजह से इकोनॉमिक्स जो है इनकम के साथ साथ दूसरी चीजों को भी देखते हैं। और एक टर्म आ जाती है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। इसका मतलब होता है कि ऐसी फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट लोगों को वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करती है, सोशल वेलफेयर देने के लिए। जैसे कि एग्जांपल्स हो जाते हैं स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन फैसिलिटीज। ये सब डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कि किसी फैमिली के पास अच्छी इनकम है, दे आर अर्निंग रियली गुड, उनका बड़ा बंगला है, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फैमिली भी अच्छी खासी अच्छा खासा खाते पीते हैं। बट उनके एरिया में हॉस्पिटल है ही नहीं, उनको ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अब मुझे ये बताओ, क्या सिर्फ इनकम ही सब कुछ कर पाएगी उनके लिए? इतना अच्छा बंगला होके, इतना सारा कमा के, सिर्फ इनकम से सब कुछ हो जाएगा? लाइक पार्शली हो जाएगा, कि वहां पे जाके वो इनकम ज्यादा देंगी तो उनको अच्छे बेड मिल जाएंगे, और अच्छी फैसिलिटीज वहां पे हॉस्पिटल में मिल जाएगी। बट फायदा क्या है 100 किलोमीटर जाके? इतने दूर में तो इंसान की हालत बहुत ज्यादा बेकार हो जाएगी, जो बीमार है, जो जिसको भी कुछ भी दिक्कत है। तो यू अंडरस्टैंड ना, 100 किलोमीटर ट्रेवल करना, उसमें इंसान की हालत खस्ता हो जाएगी। लेकिन अगर नियर बाय पब्लिक हॉस्पिटल होता, तो सिचुएशन शायद से बेटर होती, है ना? इसीलिए पब्लिक फैसिलिटीज डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होती है।
और एनसीईआरटी हमें बताती है कि कभी-कभी इनकम कम होने के बाद भी लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेटर होती हैं और इसी वजह से हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, दुनिया ने रियलाइज किया कि सिर्फ इनकम देखेंगे तो वो इनफ होगा ही नहीं। इसलिए एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि पीपल की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना। सिर्फ इनकम इनकम ही नहीं, बल्कि गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब मिलकर ह्यूमन डेवलपमेंट बनता है। इसकी एक सिंपल सी मेमोरी ट्रिक बताऊंगी जो आपको याद करनी है। बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम जो इसका पार्ट है, ठीक है। सो आपको याद करना है एच ई आई। जहां पे एच है हेल्थ, ई है एजुकेशन, आई है इनकम। ये आपको याद करना है जो कि पार्ट है किसका? ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है। सो ये पैरामीटर्स हैं किसके? ह्यूमन डेवलपमेंट के, जो आपको याद करने हैं, इंडिकेटर्स यू कैन से, जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो इसको आप याद कर सकते हो, हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। सो अगर ये तीन स्ट्रांग होंगे तो डेवलपमेंट भी वहां पे स्ट्रांग होगी, उस कंट्री की डेवलपमेंट भी स्ट्रांग होगी। अब मेरे पास एक फाइनल क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए बोल रहा है हाई इनकम, पुअर हेल्थ एंड पुअर एजुकेशन। वहीं ऑप्शन बी बोल रहा है गुड इनकम, गुड हेल्थ एंड गुड एजुकेशन। तो आप इन दोनों में से क्या चूज करेंगे? मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है ऑप्शन बी। उसके पास गुड इनकम है, हेल्थ है, गुड एजुकेशन है, सब कुछ है। और मुझे ये लगता है कि आप लोग भी यही चूज करेंगे, ऑप्शन बी, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ अच्छा है। हाई इनकम लेके क्या करना जब हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है। बट अगर अच्छी खासी इनकम है और हेल्थ भी अच्छी है और एजुकेशन भी अच्छी है, तो ऑब्वियसली वहां उसी जगह सारे जाएंगे, है ना। और एग्जैक्टली इसी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट दुनिया भर में इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है। सो आज हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा हम एक बार ये देख लेते हैं। हमने पढ़ा नेशनल डेवलपमेंट, कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज, एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन, limitations of income, public facilities and human development। ठीक है, ये सारी चीजें हमने अभी कवर अप की हैं। और अभी नेक्स्ट जो है चैप्टर का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सा पार्ट, एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है जो कि अभी बाकी है, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ट्रस्ट मी, ये टॉपिक सिर्फ इकोनॉमिक्स की कहा नहीं है, ये फ्यूचर जनरेशन के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ये पढ़ें और समझें तो आपके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी टॉपिक के साथ हम चैप्टर 1 को अब कंक्लूड करते हैं, ये सारा पढ़ के। एंड यस, आई रिमेम्बर द हेडक्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, राइट? सो इट इज बेसिकली लोकेटेड इन द वॉशिंगटन डीसी इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, अब मेरे को बताओ जल्दी से किस किस का आंसर सही था। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी पक्का शेयर करना, ताकि वो लोग भी ये पढ़ पाएं और अच्छे मार्क्स स्कोर करें, और आप सभी अच्छे से समझ पाएं टॉपिक को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।